एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड जो हिंदी का मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 का, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है। 8 का के अंतर्गत हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। और यह प्रश्न 2 नंबर का आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में अथवा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हास्य अथवा करुण रस, चाहे आप हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, चाहे आप करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, तो मेरी सलाह है कि आप करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण याद कर लें, क्योंकि इस रस की परिभाषा भी सरल है और उदाहरण भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 7 ख तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो ना देखा हो, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी मॉडल पेपर से संबंधित। आप उसे देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो 8 का जो प्रश्न है इसका हम आपको बताएंगे करुण रस की परिभाषा। तो इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालनी है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का। और 8 का कौन सा अथवा, और अथवा में कौन सा रस है यहाँ पर आप देख सकते हैं करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस। और करुण रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान परिभाषा है करुण रस की। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और यदि आपने रस एवं उनके स्थायी भावों से संबंधित वीडियो ना देखा हो, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने सभी रस और उनके स्थायी भावों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, जिन्हें याद करने में मात्र आपको 2 मिनट लगने वाले हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ही सभी रस और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उस वीडियो को देखकर लाभ उठा लीजिए। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो करुण रस का उदाहरण क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और करुण रस का एक बिल्कुल आसान उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बिल्कुल आसान उदाहरण है, एक लाइन का उदाहरण है। चाहे आप पहला उदाहरण याद कर लें अथवा आप दूसरा उदाहरण याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 8 खा के अंतर्गत की उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में रूपक अलंकार का लक्षण भी बताऊंगा और उसका उदाहरण बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं सबसे आसान शब्दों में बता दूं कि रूपक अलंकार का लक्षण क्या है और उदाहरण क्या है। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा लिख देना है। और 8 खा का कौन सा अथवा, जिसमें लिखा हुआ है रूपक अलंकार। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। और हेडिंग क्या रहेगी, परिभाषा। हेडिंग क्या रहेगी, परिभाषा अथवा लक्षण। यदि परिभाषा लिखा हो तो परिभाषा, यदि लक्षण पूछा गया है प्रश्न में तो लक्षण हेडिंग डालेंगे। और क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का
आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का बिल्कुल आसान उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई सूरदास जी का यह पहला पद है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इसका भी वीडियो यदि आपने न देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा उदाहरण क्या है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। और प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 8 गा के अंतर्गत पूछा गया है इस तरीके से कि रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण लिख कर उदाहरण भी दीजिए। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित याद कर लें, क्योंकि रोला छंद का जो लक्षण है और उसका उदाहरण काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और नंबर आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोरठा छंद का ही लक्षण एवं उदाहरण याद करें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है प्रश्नोत्तर नंबर 8 गा। और 8 का जो है गा का कौन सा है, अथवा है। और हेडिंग क्या रहेगी, सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या हेडिंग रहेगी, सोरठा छंद रहेगी। और सोरठा छंद की परिभाषा अथवा लक्षण यहां पर आप देख सकते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा अथवा लक्षण है सोरठा छंद का, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि सोरठा छंद का उदाहरण क्या है और कैसे आपको पता चलेगा कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो सोरठा छंद का उदाहरण क्या है, जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर पहला चरण है जेहि सुमिरत सिद्धि होय, यहाँ तक कौन सा चरण है, पहला चरण है। और गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है। कौन सा, दूसरा चरण है। करहु अनुग्रह सोय यह कौन सा चरण है, तीसरा चरण है। और यहां से बुद्धि राशि शुभ गुण सदन यहां पर कौन सा चरण है, चौथा चरण है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जेहि में 2 मात्राएं हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लघु। इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है इसे गुरु कहा जाता है। इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर सुमिरत में भी 1 और 1 यानी कुल 4 हैं और सिद्ध में भी 2 हैं तथा होय में कितनी हैं, 3 मात्राएं हैं। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 3 कितनी हो गई, 8 3 हो जाती हैं 11 मात्राएं। 8 3 कितनी हो गई, 11 मात्राएं। और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गणनायक करिवर वदन। दूसरे चरण में आप गिन लीजिए गणनायक करिवर वदन, यहाँ पर 1 2 और 2 कितनी हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 11 12 और 13। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं निकल कर आ गई, 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। पहले चरण में कितनी हैं, 11 मात्राएं हैं। चलिए तीसरे चरण में गिन लेते हैं। करहु अनुग्रह सोय, यहाँ पर 3 मात्राएं
मात्राएं हैं और यहाँ पर 3 3 6 हो गई, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं निकल कर आ गई? 11 मात्राएं निकल कर आ गई। चौथा चरण है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चौथे चरण में गिन लीजिए, यहाँ पर 2 1 3, 2 5, 1 6, 7 8, 9 10, 11 12 और 1 13। तो आप कह सकते हैं कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं। यहाँ पर पहला चरण है जय सुमिरत सिद्धि होए और तीसरा चरण क्या है कि करहु अनुग्रह सोए। यहाँ पर 11 11 मात्राएं निकल कर आई हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं? दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13 13। यहाँ पर दूसरे चरण में आप देख सकते हैं 13 मात्राएं हैं। यहाँ पर चौथा चरण है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। और यह प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का। यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं। आपको किन्हीं 3 का जो है क्या बनाना है? नया शब्द बनाना है, अर्थात 3 उपसर्ग शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 का। और 9 का कौन सा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा? पहला बताऊंगा और कौन सा? दूसरा बताऊंगा और तीसरा बताऊंगा। तीनों मैं आपको बता रहा हूं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है। तो यहाँ पर प्र से क्या शब्द बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। परि से क्या बन जाएगा? परिवार। अगर हम वार के पहले पर ही उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। और अव से क्या बन जाएगा? अव से बन जाएगा अवकाश। अवकाश। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 5 प्रत्यय दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? तो आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 और 9 के मैंने 3 प्रत्यय शब्दों को लिख रखा है। आप कैसे बनाएंगे इनके साथ प्रत्यय? तो आई से क्या हो जाएगा? लिखाई। आई से कौन सा शब्द बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा। त्वा से क्या बन जाएगा? महत्व बन जाएगा। त्वा से क्या बन जाएगा? महत्व बन जाएगा। और पन से क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो मैं इस प्रश्न के अंतर्गत उत्तर बताऊंगा। दूध दही और चौमासा में कौन सा समास है और कैसे विग्रह होगा एवं कौन कौन सी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर नंबर 9 का। और यहाँ पर मैं आपको चौमासा का समास विग्रह करके बता रहा हूँ। तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? इस तरीके से आपको लिखना है। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 4 मासों का समाहार। और अगला जो शब्द है दूध दही, इसमें कौन सा समास है? दूध और दही। और समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का घ जो कि इस प्रकार से है, यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी तद्भव रूप में दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं आपको अमीय का
तत्सम रूप तथा दांत का तत्सम रूप बताऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का घा, और यहाँ पर अमी और दांत का हम आपको बताएंगे तत्सम रूप। तो अमी क्या क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, और दांत का क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताऊंगा कमल और किसका, अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का अंगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज पंकज, और अश्व का हो जाएगा घोड़ा घोटक। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।